अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेली बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी, लोग ऑफिस में भी आते हैं और कनाडा का वीज़ा ना लगने की वजूहात पूछते हैं कि जी हमारा कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आप बताएं किस वजह से रिफ्यूज़ हुआ है। रिफ्यूज़ल्स देख के तो पहले गुस्सा भी आता है कि आपने केस अप्लाई किया क्यों, जब आपके केस में इतनी खामियां थी। और फिर सोचते हैं कि लोग वेट भी नहीं करते, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना होने के बावजूद भी वीज़े अप्लाई कर देते हैं, अपनी असेसमेंट नहीं करवाते या फिर प्रॉपर किसी कंसल्टेंट से बातचीत किए बगैर खुद ही वीज़ा अप्लाई कर देते हैं कनाडा का। तो बहुत सारी रिफ्यूज़ल जो हैं वो आ जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो बड़ी 5 रीज़न्स जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, लोगों के कनाडा के वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं और वो उनकी अपनी ही किसी वजह से रिफ्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि हम भी बहुत सारे केसेस अप्लाई करते हैं, स्पेशली फैमिली की केसेस, तो वीज़ा रेशो काफ़ी बेहतर होती है। तो आपको 5 मेजर चीज़ें मैं समझाऊंगा जिनसे आपने बचना है और कोशिश करनी है कि अगर ये प्रॉब्लम्स आपकी फ़ाइल में हैं या ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो आपने अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहें। क्योंकि जिन लोगों ने बेल आइकन्स को प्रेस किया होता है उनके कमेंट्स भी हमें प्रायोरिटी पे शो होते हैं और उनके कमेंट्स का हमें नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो हम उनको रिप्लाई करना ज़रा आसान हो जाता है। तो 5 मेजर चीज़ें हैं अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है और जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, इन दोनों को आपने मैच करना है। बैंक स्टेटमेंट आपने इस तरीके से मैच करनी है कि अगर आपने 10 दिन का प्लान दिया हुआ है कनाडा का और 10 दिन का जो खर्चा है वो तकरीबन कोई 15 लाख रुपए आ रहा है, कनाडा की टिकट मिला के, होटल बुकिंग मिला के और वहाँ पे खाने पीने के जो एक्सपेंसेस हैं, तो आपके अकाउंट में कम से कम 30 लाख रुपए, 3 मिलियन होना चाहिए। यह है अकेले बंदे के लिए। अगर आप ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 10 लाख रुपया पर पर्सन आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए कनाडा में घूमने फिरने के लिए। और उसके अलावा उतनी ही अमाउंट आपके पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर सेव होनी चाहिए एज ए सेविंग, और ये रकम आपकी सोर्स ऑफ इनकम के साथ मैच करनी चाहिए। मैच इस तरीके से करनी चाहिए कि अगर आपने टैक्स रिटर्न्स में शो किया हुआ है कि आपकी जो माहाना आमदन है वो 2 लाख रुपया है या 1 लाख रुपया है, तो आपके अकाउंट में वो 1 लाख रुपया हर महीने की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक शो होना चाहिए कि ये इनकम जो है ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से पैसे आपके अकाउंट के अंदर आए हैं। ठीक है, आपने बैंक स्टेटमेंट का बड़ा खसूसी और सोर्स ऑफ इनकम का बड़ा आपने ध्यान रखना है। इन चीज़ों को बिल्कुल भी अपनी फाइल के ऊपर असरअंदाज नहीं होने देना, बड़े तरीके के साथ इसको मेंटेन करना है। जो दूसरा है वो है इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपने शो किए हैं अपनी फाइल के अंदर कि जी मैं ये करता हूँ और आप उसका प्रूफ साथ लगाने में नाकाम हो जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी असरअंदाज होते हैं आपकी फ़ाइल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं मेरी माहाना आमदन 2.5 लाख रुपया, लेकिन जो आपने टैक्स रिटर्न्स लगाई हैं साथ वो तो शो कर रही हैं कि आपकी माहाना आमदन 50,000 रुपया है, तो वो तो फिर कभी भी मैच डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। आप कहते हैं मैं मैरिड हूँ और आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो साथ लगाया ही नहीं है, तो वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर असरअंदाज होंगे। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि जी मुझे रेंटल पेमेंट्स आ रही हैं, घर के रेंट आ रहे हैं और उसके बावजूद भी आपने वो रेंट एग्रीमेंट साथ नहीं लगाए। इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप फॉर्म के अंदर मेंशन करते हैं कि जी मैंने ये काम किया हुआ, ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन उसका प्रूफ आप साथ नहीं लगाते। तो उस वजह से भी, इनएडुकेट डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी जो कमी कोताही होती है उस वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है या वीज़ा ऑफिसर उसको नेगेटिव रिमार्क्स दे सकता है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कनाडा के हवाले से वो है आपकी टाइज़ विद पाकिस्तान। स्ट्रॉन्ग टाइज़ होनी चाहिए आपकी होम कंट्री के साथ। आपकी होम कंट्री अगर पाकिस्तान है और आप किसी भी और कंट्री के अंदर रेजिडेंट हैं, जैसे आप पाकिस्तानी यूएई में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, इसके अलावा किसी और कंट्री में वहाँ की टीआरसी है उनके पास या वहाँ का रेजिडेंट है उनके पास, तो जो आपका होम कंट्री है उसके साथ आपकी टाइज़ बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। टाइज़ 3 तरह की होती हैं, एक बिज़नेस टाइज़ होती हैं, एक फैमिली टाइज़ होती हैं, एक सोशल टाइज़ होती हैं। बिज़नेस टाइज़ ये हैं, ये आपकी इनकम टाइज़ ये हैं कि जो आप
का सोर्स ऑफ इनकम है, आप उसके बगैर नहीं रह सकते। आपने उसकी स्ट्रांग एफिलिएशन शो करनी है कि आपका कारोबार है, आपके बगैर नहीं चल सकता, आपकी जॉब है, आपके बगैर नहीं चल सकती। तो जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, इसको आपने बड़ा ही क्लियरली डिफाइन करना है कि आपकी जॉब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप रह नहीं सकते। अपनी फैमिली टाइज आपने शो करनी है, अपनी एफआरसी साथ लगानी है, एमआरसी लगानी है, और ये शो करना है कि फैमिली के बगैर आप नहीं रह सकते, आपको वापस आना बहुत ज़रूरी है। सोशल टाइज में अगर आपका कोई सोशल इम्पैक्ट है, अगर आप कोई सियासी रहनुमा है, कोई समाजी रहनुमा है, कोई खिदमत खलक का काम करते हैं, कोई मजहबी हवाले से आपकी एफिलेशन है, या फिर आप कोई एनजीओ चला रहे हैं, कोई ऐसा इदारा चला रहे हैं जो खिदमत खलक के लिए है, तो आपने उसका कोई ना कोई प्रूफ साथ लगाना है। अगर आप किसी सियासी जमात के रुकन हैं तो अपनी मेंबरशिप लगा दें। अगर आप किसी मस्जिद के इमाम हैं या मजहबी वाले से आप लोगों के लिए कोई फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आप उसके डॉक्यूमेंट साथ लगा दें। इसके अलावा आपने कोई समाजी काम कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट साथ लगा दें, जिससे शो हो कि आपके बगैर ये काम अधूरा रह जाएगा और आपका वापस आना ज़रूरी है। बिजनेस टाइज, फैमिली टाइज और सोशल टाइज, ये चीज़ें आपने साथ ज़रूर लगानी है अपनी फ़ाइल को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा इसमें एसेट्स भी होते हैं, आपकी गाड़ी, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पास अगर गोल्ड पड़ा हुआ है, वो आपके सेविंग अकाउंट में कोई पेमेंट पड़ी हुई है, या आपके पास कोई प्राइस बॉन्ड्स पड़े हुए हैं या सेविंग बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, तो ये भी आपकी टाइज को स्ट्रांग करते हैं होम कंट्री के साथ। तो आपने, अगर आपके पास गोल्ड है, आपके पास प्रॉपर्टी, आप उसके भी डॉक्यूमेंट साथ लगा दें, वेरीफाई करवा के, उसकी इवैल्यूएशन करवा के आप इसको भी साथ लगा सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो फिर आप कोशिश करें कि कनाडा का विज़िट अप्लाई नहीं करें, क्योंकि फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर 9 to 10% चांसेस होते हैं आपका वीज़ा लगने के। और लोगों ने यूट्यूब के ऊपर एक मिथ चला दी हुई है, फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा का वीज़ा, फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा का वीज़ा। बहुत से दूसरे यूट्यूबर्स ने भी, तो लोगों ने लाइन ही पकड़ लिया कि फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर लग रहा है। फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ 10% वीज़ा रेशो है, 90% रिफ्यूज़ल्स हैं। आप कोशिश करें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, और ट्रैवल हिस्ट्री इस तरीके से हो कि पहले आप 2-4 कंट्रीज़ फार ईस्ट के कर लें, फिर वहाँ से आएँ शेंजन कर लें, शेंजन के बाद फिर आप कनाडा अप्लाई करें, और जैसे जैसे आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाते जाएं वैसे वैसे आपकी इनकम भी बेहतर होती जाए, ताकि आपके पास जो सेविंग है वो इफेक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि आप एक ट्रैवल करके आए हैं तो आपकी इनकम ज़ीरो हो गई है, फिर आपने स्टेटमेंट बनाई है 20-25 लाख की, फिर आपने शेंजन किया है और जब करके आए हैं फिर आपकी जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो गया। इस तरह नहीं करना, आपने कम से कम अपने अकाउंट में 10 लाख 15 लाख को मेनटेन रखना है, इससे कम नहीं होने देना। और इसके साथ साथ आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। तो ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशंस का जो उनके कानून है कि अगर आपके पास आपका किसी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप ना छुपाएं, अगर आप कहीं से डिपोर्ट हुए हैं तो आप ना छुपाएं, अगर आपके ऊपर कोई केस है तो आप बता दें कि जी आपके ऊपर केस है। आप अगर आप कोई चीज़ छुपाएंगे और उसको वेरीफाई करके वो चेक कर लेंगे तो फिर उनको डाउट होगा कि आपने कुछ चीज़ उनसे हाइड की है, तो वो उसको सिक्योरिटी की तरफ ले जाएंगे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखेंगे कि इस बंदे ने ये चीज़ हमसे छुपाई है। तो जो हर कंट्री के लिए अपनी जो सिक्योरिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और इमिग्रेशन भी कि आप वहाँ पे जाके इमिग्रेशन अप्लाई कर देंगे या वहाँ पे जाके स्टे ले लेंगे तो आपके पीछे यहाँ पे केसेस हैं या यहाँ पे मामला हालात ख़राब हैं, तो इस नज़र से भी वो देखते हैं। अगर आपका रिकॉर्ड क्लियर है, साफ़ सुथरा, तो आप के लिए अप्लाई करना, वीज़ा अप्लाई करना आसान है। अगर उनको लगेगा कि ये वहाँ पे जाके इमिग्रेशन अप्लाई कर देगा तो फिर आपको वीज़ा देने में वो थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करेंगे, हेजिटेशन फील करेंगे। तो ये 5 मेजर चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में ऐसी हैं जिससे आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, जिसमें आपके बैंक स्टेटमेंट है, गैर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके इनएडिक्वेट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं पाकिस्तान के साथ, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन। इन 5 चीज़ों के ऊपर आपने बड़ा ही ध्यान रखना है। उसके बाद आपने कनाडा का केस अप्लाई करना है, अदरवाइज़ रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए अगर आप असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं तो हमारी बिन अकबर ट्रैवल्स की वेबसाइट के ऊपर जाएं, फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को फिल करके आप सबमिट कर दें और अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें ताकि हम असेसमेंट कर लें कि कितने % चांस हैं वीज़ा लगने के। तो हमारे पास जो ऑफिस में लोग आते हैं हम उनकी असेसमेंट करके उनको बता देते हैं कि आप अभी कनाडा का वीज़ा अप्लाई नहीं करें, आपका वीज़ा नहीं लग सकता। तो इन 5 गलतियों से बचें ताकि कनाडा की जो वीज़ा रेशो है वो बेहतर हो सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।